हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिविल की नोट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो टॉपिक्स थे ये हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप सिविल की नोट्स पे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंस मॉडल्स। फाइनेंस मॉडल्स होता क्या है और उसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं फील्ड में वो कैसे करते हैं। एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कवर करेगा वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लेडिंग। वर्केबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और टेस्ट जो वर्केबिलिटी के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमारा आ जाएगा स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टेंसी टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस मॉडल्स से। फाइनेंस मॉडल्स होता क्या है? इट इज the numerical index of fineness, which gives some idea about the mean size of particles present in entire body of aggregate। मान लो हमारे पास एक एग्रीगेट का स्टैक है, तो उसमें हमारे जो पार्टिकल्स के साइज होंगे वो वेरियस साइजेस के होंगे। एक सिंगल साइज एग्रीगेट हमारे पास नहीं होगा। अगर हमारे पास 10 to 20 mm का कोई स्टैक है जिसमें 10 mm से लेकर 20 mm का हमारे पास एग्रीगेट साइज होगा, तो उसमें 10 mm भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा। तो ऐसे करके 20 mm तक के हमारे पास एग्रीगेट अवेलेबल होंगे। तो जो मीन साइज है उसमें मीन साइज कुछ भी हो सकता है, 12 mm भी हो सकता है, 10 to 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जो मीन साइज होगा उसके रिगार्डिंग जो हमें आइडिया देगा इंडेक्स, उसको हम फाइनेंस मॉडल्स बोलते हैं। द कोर्सर द एग्रीगेट हाइयर इज द फाइनेंस मॉडल्स। जितना ज़्यादा हमारा एग्रीगेट का साइज बड़ा होगा एक अवेलेबल रेंज के बीच में, तो उतना ही ज़्यादा हमारा फाइनेंस मॉडल्स होगा। हम इसको चेक कैसे करते हैं फील्ड में? हमने एक कोर्स सैंड का सैंपल लिया और हमने उसको पहले तो ओवन में ड्राई किया और उसके बाद हमने उसमें से 1000 ग्राम 1 kg का सैंपल ले लिया और उसको सीविंग करी। तो सीविंग में हम जो ये स्टैंडर्ड जो एज पर IS कोड है वो हमने सीव्स ले लिए कि कोर सैंड को हमें किस में सीव करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 0.6 mm, 0.3 mm, 0.15 mm। उसके बाद पैन आ जाता है। तो हम जब इसमें सीविंग स्टार्ट करते हैं तो 10 mm का जो हमारा सीव है उसमें अपना पूरा का पूरा सैंपल डाल देते हैं। तो कुछ पोर्शन जो 10 mm में रिटेन करेगा वो तो 10 mm में ही रह जाएगा। उसके बाद कुछ पोर्शन 4.75 mm में रिटेन कर जाएगा, कुछ 2.36 में रिटेन करेगा। ऐसे ही एवरी सीव के अंदर कुछ ना कुछ जो पार्टिकल हैं वो हमारे रिटेन करेंगे, और जो कहीं भी रिटेन नहीं करेंगे वो हमारे पैन के अंदर आ जाएंगे। तो जो हमारा सैंपल था उसमें हमारा 10 mm में जो मास रिटेन किया वो 0 ग्राम है, मीन्स उसमें कुछ भी रिटेन नहीं किया। उसके बाद 4.75 mm में हमारा 50 ग्राम वेट रिटेन कर गया। 4.75 mm में हमारा 50 ग्राम वेट रिटेन किया, और जो बैलेंस था हमारा 950 ग्राम वो हमारा 4.75 से निकल के नीचे चला गया। ऐसे ही 2.36 mm में 130 ग्राम रिटेन किया और 1.18 mm में 75 ग्राम वेट रिटेन किया। तो ऐसे ही हर एक सीव में कुछ ना कुछ जो हमारा सैंपल था वो रिटेन किया। उसके बाद जो कहीं भी रिटेन नहीं हुआ वो हमारा पैन में चला गया नीचे, जो 65 ग्राम हमारा था सैंपल का। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूमुलेटिव मास रिटेन। क्यूमुलेटिव मास जो हमारा रिटेन कैसे हम करते हैं कैलकुलेट? 10 mm में हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि 10 mm और उसके ऊपर तो हमारा कोई रिटेन किया ही नहीं। 4.75 mm में हमारा जो आएगा वो आएगा जो 10 mm में रिटेन किया प्लस जो 4.75 mm में रिटेन किया। 0 + 50 = 50। ऐसे ही 2.36 mm में हमारा क्या आएगा? जो हमारा 4.75 एंड अबव जो वेट रिटेन किया, और 2.36 mm जो सीव के अंदर वेट रिटेन किया उसको हम ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 180। 50 + 130 = 180। ऐसे ही 1.18 के अंदर 180 + 75 255।
तो ये हमारा क्यूमुलेटिव मास रिटेन आ जाएगा। इसको अगर ऐसे समझें, अगर 0.3 mm का हम क्यूमुलेटिव मास रिटेन निकालते हैं तो 0.36 mm जो हमारा सीव है उसके अंदर जो वेट रिटेन है और जो उसके अबव जो सीव हैं उनके अंदर जो वेट रिटेन हुआ वो हमारा 0.3 mm सीव का वेट रिटेन आ जाएगा। इसके बाद हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। m क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर सीव का क्यूमुलेटिव मास, और 1000 हमने जो सैंपल लिया था उसका वेट है, और 100 हम रेशो के लिए निकाल करते हैं। तो जैसा हमारा पर्टिकुलर सीव है 2.36 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो आएगा 180 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 100, तो हमारा 18% इसका आ जाएगा। तो ऐसे ही पर्टिकुलर सीव्स में हमारा डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका टोटल सम निकाल लेंगे, वो आएगा हमारा 282.50। जो FM आएगा वो हम फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन डिवाइड बाय 100, 282.50 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 2.825। इसको हम 2.83 भी लिख सकते हैं 2 डिजिट में। 2.83 FM का हमारा जो मीनिंग है वो है कि जो मीन साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारा रिटेन करता है 2 नंबर एंड 3 नंबर सीव के बीच में। 2 नंबर सीव हमारा है, हम सीव जो काउंट करते हैं दोस्तों वो हम करते हैं बॉटम से। सबसे बॉटम वाला जो सीव है वो पेन को हम छोड़ देते हैं, तो सबसे बॉटम हमारा सीव है वो 1 नंबर सीव आएगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर एंड सो ऑन। तो जो हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस आया था वो था 2.83, मीन्स 2 और 3 नंबर जो सीव है हमारा उसके बीच में कहीं हमारा मीन साइज प्लेस करता है। 2 और 3 कौन सा है, 0.3 mm एंड 0.6 mm। तो हमारा मीन साइज 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, वो हम इंटरपोलेट करके भी निकाल सकते हैं 2.83 से। तो दोस्तों अगर आपको फाइनेस्ट मॉडुलस में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और ये हमारा सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा पेपर में आ सकता है। एसएससी का जो जेई का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें, और जो स्टेट एई के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। इसके रिगार्डिंग हमने एग्रीगेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था, तो इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इन जनरल लार्जर द साइज ऑफ एग्रीगेट स्मॉलर इज द सीमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशो। जितना ज़्यादा हमारा एग्रीगेट का साइज होगा उतनी ही हमें सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो कम रिक्वायर्ड होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए और पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशो के लिए। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। जितना ज़्यादा हमारा एग्रीगेट का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो जाएंगे, स्लाइड करेंगे, और वर्केबिलिटी हमारी उतनी ही इंक्रीज होगी। एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC मेंबर। जो हमारी मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC मेंबर है, जैसे इसमें हमारा जो ये बीम का साइज दिया है, इसमें हमारी जो डेप्थ है वो 525 है, और जो विड्थ है वो 375 है, जो मिनिमम है वो 375 है। जो 375 का 1/4 होगा उससे हमारा जो एग्रीगेट का साइज है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फॉर हैविली रीइंफोर्समेंट मेंबर्स, जैसे हमारे हैविली रीइंफोर्समेंट मेंबर्स हैं जहाँ पे जो स्टील है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा जो हमारा क्लियर कवर है, जैसे क्लियर कवर है बीम के केस में मोस्टली 25 mm कवर होता है वो, और जो पर्टिकुलर जो हमारा स्टील है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो इसके बीच का जो मिनिमम स्पेस है उसमें से भी जो मिनिमम होगा वो हमारा एग्रीगेट का साइज उससे हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 25 हमारा क्लियर कवर है, और अगर 1 और 2 नंबर स्टील है, 2 और 3 नंबर स्टील है, इनके बीच का अगर हमारा जो गैप है वो 30 mm है, तो जो एग्रीगेट का साइज है वो 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आ जाता है एडमिक्सचर्स। द केमिकल कंपाउंड्स अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट्स। बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं कंक्रीट के? सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसके अलावा अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं केमिकल उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडमिक्सचर्स। मेन फंक्शंस क्या है एडमिक्सचर के? इनिशियल सेटिंग टाइम को एडजस्ट करता है, वर्केबिलिटी एनहांस करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, इम्परमिएबल बनाता है कंक्रीट को। वाटर प्रूफिंग कोई भी कंपाउंड डालते हैं वो इम्परमिएबल हमारा बना देता है कंक्रीट को। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को डिक्रीज करता है। अगर हमें लाइट वेट कंक्रीट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को कम कर देता है। जो इसमें की पॉइंट्स हैं वो हैं प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड एज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। जहाँ पे हमें वाटर सीमेंट रेशो अगर हमें कम करनी है और वर्केबिलिटी हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे हम पंप के द्वारा कंक्रीटिंग करते हैं, वहाँ पे हमारा यूज़ करते हैं पाइपलाइन एंड पंप्स के द्वारा जब हम कंक्रीटिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। वर्केबिलिटी क्या होती है? द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड। हमारी मिक्सिंग से लेके जो फिनिशिंग तक का प्रोसेस है कंक्रीट का, उसको हम किस ईज के साथ कर सकते हैं, किस आसानी के साथ कर सकते हैं, वो हमारी वर्केबिलिटी होती है। और जो इसके पैरामीटर्स हैं वो मेन पैरामीटर्स हैं कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी। कंसिस्टेंसी का जो मीनिंग है वो है मोबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी, कि जो कंक्रीट है हमारा वो कितना मोबाइल है, कितने अच्छी तरीके से फ्लो हो सकता है। मान लो हमारा फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क में एवरी कॉर्नर्स में हमारा कंक्रीट जाना चाहिए तो इतना वो वर्केबल हो। और होमोजेनिटी भी मैटर करती है। अगर हमारा ज़्यादा हम वर्केबिलिटी अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसको भी हम वर्केबल नहीं कहेंगे। उसके केस में क्या होगा कि हमारा कंक्रीट है वो होमोजीनियस नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे उसमें हनीकॉम्बिंग के चांसेस आ जाएंगे जो फिनिश्ड कंक्रीट है। तो ये सब हमारा वर्केबिलिटी पे हमारा जो इफेक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। Concrete should be such that it can be placed in formwork and compacted with minimum efforts। minimum efforts के साथ हम इसको compact कर दें, उतना हमारा जो उसकी वर्केबिलिटी है उतनी हो, और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी हमारा ना हो। उसके बाद आता है कि वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट, ग्रेटर इज द वाटर कंटेंट हायर विल बी वर्केबिलिटी, बट इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो। जितना ज़्यादा हम पानी ऐड करते चले जाएंगे हमारा कंक्रीट उतना ही वर्केबल हो जाएगा। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो हमारा वाटर सीमेंट रेशो को भी रिड्यूस कर देगा और उससे हमारा स्ट्रेंथ, जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, उस पर फर्क पड़ेगा। मान लो हमने कंक्रीट में पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो जो हमारा पेस्ट, सीमेंट पेस्ट है, वो हमारा शटरिंग के बीच में से बाहर निकल आएगा। तो हमारा बचेगा क्या? एग्रीगेट। एग्रीगेट तो स्ट्रेंथ देगा नहीं, तो उसको भी हम वर्केबल कंक्रीट नहीं बोलेंगे अगर हमारा बहुत ज़्यादा पानी उसमें ऐड हुआ है। तो वो हमने पीछे पढ़ा ही था कि कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी इसके मेन फैक्टर जो हैं फैक्टर्स हैं कि हमारा कंसिस्टेंट भी रहे कंक्रीट और होमोजेनियस भी रहे। वाटर सीमेंट रेशो शुड बी मेंटेन, तो हमारा मेंटेन होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशो। होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी मेंटेन, ये हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद आता है एग्रीगेट सीमेंट रेशो। जितना ज़्यादा हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो होगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी हमारी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक एग्रीगेट के लिए जो सीमेंट पेस्ट है वो हमारा एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। तो हमारा जब एग्रीगेट बढ़ जाएगा और सीमेंट पेस्ट उसके लिए कम रहेगा तो वो लुब्रिकेशन का काम भी कम हो जाएगा और वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगी। इन कंक्रीट विद हाई एग्रीगेट सीमेंट रेशो लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट इज अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन एंड मोबिलिटी ऑफ एग्रीगेट विद रिजल्ट्स लीन कंक्रीट। जितना कम हमारा सीमेंट पेस्ट होगा तो वो हमारा लीन कंक्रीट बन जाएगा।
ये भी हमें याद रखना है कि सीमेंट पेस्ट अगर कंक्रीट के अंदर कम है तो वो लीन कंक्रीट है, अगर सीमेंट पेस्ट ज़्यादा है तो वो हमारा रिच कंक्रीट होगा। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट हैं वो भी हमारा वर्केबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? साइज़ है, शेप है, टेक्सचर है एग्रीगेट का। साइज़ में जितना ज़्यादा हमारा बड़ा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी वर्केबिलिटी होगी, क्योंकि रिडक्शन हमारा जो स्पेसिफिक एरिया का रिडक्शन है वो हो जाएगा। अगर छोटे एग्रीगेट्स हैं तो पर्टिकुलर जो हमारा वॉल्यूम है उसके लिए नंबर ऑफ जो स्मॉल एग्रीगेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और उनका जो पेरीमीटर होगा और जो सरफेस एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो सीमेंट पेस्ट भी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगा ऑटोमेटिकली। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स प्रोवाइड ग्रेटर वर्केबिलिटी। जो वेल ग्रेडेड हमारे एग्रीगेट्स हैं वो हमारी ज़्यादा वर्केबिलिटी देंगे कंक्रीट को। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हों। जैसे हमारे ऐसा भी ना हो कि 20 mm का एग्रीगेट है तो उसमें सारे ही 20 mm के एग्रीगेट हों, तो वर्केबिलिटी कम देंगे। इसके बीच में अगर 20 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा तो वो एक दूसरे के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे और हमारा कंक्रीट वर्केबल भी होगा। शेप, अगर राउंड शेप है तो ज़्यादा वर्केबल होगा, इरेगुलर शेप में कम वर्केबल होगा। टेक्सचर, अगर स्मूथ टेक्सचर्स है तो ज़्यादा वर्केबल होगा और इरेगुलर उसकी टेक्सचर है या रफ टेक्सचर है तो हमारा वर्केबिलिटी कम हो जाएगी कंक्रीट की। अगर हम एडमिक्सर्स का यूज़ करते हैं वो भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर इंप्रूव द वर्केबिलिटी। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स रिड्यूसेस द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड इंक्रीज वर्केबिलिटी। अगर हम प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं तो हमें कम वाटर सीमेंट रेशो की जरूरत पड़ेगी। हमारा पानी जितना कम होगा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी उससे और वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो ही जाएगी एक कम वाटर सीमेंट रेशो पे भी। इन्वायरमेंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा वर्केबिलिटी को कम करता है, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर में हमारा वाटर लॉसेस हो जाते हैं। टाइम के साथ भी इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा हमारा कंक्रीट को टाइम हो जाएगा प्रिपेयर किए को तो हमारा उसमें कुछ तो वाटर जो है वो इवेपोरेशन की वजह से लॉस होगा और कुछ जो वाटर है वो एग्रीगेट सोक कर लेंगे, तो हमारा वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेटिंग आउट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। अगर कंक्रीट मिक्स के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, जैसे कि एग्रीगेट कहीं को चला गया, सीमेंट पेस्ट कहीं को चला गया, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेग्रीगेशन हो जाएगा उससे। फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, क्यों होता है सेग्रीगेशन? मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है। अगर एग्रीगेट का साइज बड़ा है तो सेग्रीगेशन होगा, क्योंकि जो बड़ा एग्रीगेट है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे बैठ जाएगा सरफेस से। अमाउंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जितना ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट होगा सेग्रीगेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज्ड स्लम्प, अगर स्लम्प ज़्यादा होगा तब भी सेग्रीगेशन हमारा होगा, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो हमारा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा और वो सीमेंट पेस्ट को भी अपने साथ ले जाएगा और बचेगा क्या? एग्रीगेट, जो हमारा सेग्रीगेशन क्रिएट कर देगा। हाइट ऑफ फॉल ऑफ कंक्रीट, जितनी ज़्यादा हम हाइट से कंक्रीट को फॉल करेंगे उतने ज़्यादा हमारे एग्रीगेट बिखर जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाएगा। यूजिंग वाइब्रेशन एज अ मीन ऑफ सेपरेटिंग ए हीप ऑफ कंक्रीट। कई बार क्या होता है जब हम कास्टिंग करते हैं हम एक ही जगह सारा कंक्रीट डाल देते हैं और उसको फिर वाइब्रेटर के साथ फैला देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। कंटिन्यूस वाइब्रेशन ओवर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक ही जगह पे हम कंटिन्यूस वाइब्रेशन कर देंगे तो उसमें भी सीमेंट पेस्ट हमारा अलग हो जाएगा और एग्रीगेट बचेगा, तो बाद में सेग्रीगेशन हमारा हो जाएगा। यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट, आएगा दोस्तों। यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट रिड्यूस सेग्रीगेशन, अगर हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का यूज करेंगे तो वो हमारा सेग्रीगेशन कम कर देंगे। सेग्रीगेशन का जो रिजल्ट है वो ये है, अगर हमारा सेग्रीगेशन हुआ है इनिशियल स्टेज पे तो जो हमारी फाइनल स्टेज आएगी जब हम शटरिंग को खोलेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हमारा प्रैक्टिकली है, हमारी साइट पे हुआ था, तो हमें ये कॉलम तोड़वाना ही पड़ा था क्योंकि कॉलम है, हम चांस नहीं ले सकते। तो इसलिए हम जब
कास्टिंग करते हैं या कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं, अगर तब हम ध्यान दे देंगे तो लॉस हमारा जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लेडिंग। सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द मिक्स। अगर हमारा जो कंक्रीट मिक्स है उसमें से सीमेंट पेस्ट अलग हो जाएगा तो जो वो सीमेंट पेस्ट अलग होगा उसको हम ब्लेडिंग बोलेंगे। ओवर कंपैक्शन क्रिएट्स कैपिलरी चैनल्स, हैंस फॉर्मेशन ऑफ पोरस, वीक एंड नॉन ड्यूरेबल कंक्रीट। जितना ज़्यादा हम ओवर कंपैक्शन करेंगे कंक्रीट का तो वो एक टाइम पे हमारा पोरोसिटी क्रिएट कर देगा कंक्रीट के अंदर, और जो कैपिलरी चैनल्स बनेंगे उनमें से होके हमारा जो सीमेंट है वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा, और जो नीचे बचेगा वो बचेगा एग्रीगेट, जो बिना सीमेंट के वीक होगा, और ऑब्वियसली जो हमारा जो कंक्रीट होगा वो ड्यूरेबल नहीं होगा। ड्यू टू ओवर कॉम्पैक्स एंड ओवर ट्रैवलिंग और फ्लोटिंग, द वाटर अलोंग विद सीमेंट कम्स अप टू द सरफेस विच इज कॉल्ड लेटेंस। जो लेटेंस है उसका हमें डेफिनेशन याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेटेंस होता क्या है। जो सीमेंट और पानी का जो मिक्सचर है वो अगर ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाता है वो लेटेंस बोलते हैं। अगर इमेज में देखें ये लेटेंस है, और यही ब्लीडिंग इसको हम बोलते हैं। अगर ये देखो ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण ये हुआ है, एग्रीगेट साइड में है और जो हमारा सरफेस पे कंक्रीट आ गया, जो सीमेंट और पानी का जो मिक्स है वो हमारा यहाँ पे एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ओवर कॉम्पैक्टिंग को हम कम कर सकते हैं, जो ओवर फ्लोटिंग या ट्रोवलिंग या ओवर वर्किंग हम कंक्रीट के सरफेस के ऊपर करते हैं वो कम कर सकते हैं। कंक्रीट वेल डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही कम है, और एग्रीगेट और जो सीमेंट का जो हमारा रेशो है वो भी एक मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए। एयर एंट्रेनिंग एजेंट भी हमारा कुछ हद तक ब्लीडिंग को कम करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को हम कब कब और कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन भी कंक्रीट को टेस्ट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पहले ही टेस्ट कर लें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में अगर हमारा रिजल्ट है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं आया तो हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, और जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा वेस्टेज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन हम कौन कौन से करते हैं? वर्केबिलिटी का टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। वर्केबिलिटी में क्या जाता है? स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, वीबी कंसिस्टेंसी। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है वो है स्लम्प टेस्ट, क्योंकि ये ईजी होता है, हम इसको हैंडी होता है और ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन हम इसको ऑन साइट ही कर सकते हैं। और सबसे जो हमारा प्रीसियस जो टेस्ट होता है, जो हमें रिजल्ट्स देता है, प्रीसियस जो रिजल्ट देता है वो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट देता है। और जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है वो हम ज़्यादा जो वर्केबल कंक्रीट है, अगर वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, हम स्लम्प और कंपैक्शन टेस्ट के साथ ना कर पाएँ तो हम फ्लो टेबल से करते हैं। और वीबी कंसिस्टेंसी में क्या करते हैं? जो हमारा कंक्रीट बहुत ही कम वर्केबिलिटी वाला होगा तो उसको हम वीबी टेस्ट से करते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। स्ट्रेंथ में हमारा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम करते हैं, अगर हमें कोई डाउट है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ में कोई कमी तो नहीं है, या कई बार हमारी कोई पोस्ट जो कास्टिंग है वो चेकिंग होती है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कंक्रीट हमारा ठीक है? उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आ जाती हैं। इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आ जाती है कोर कटिंग, ये एक्चुअल में सेमी डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। इसमें जहाँ पे हम कोर कट करेंगे वहाँ पे ही हमारा थोड़ा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो सकता है। कॉलम और जो बीम्स हैं उस केस में हम इसको अवॉइड करते हैं। डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स में हमारा जाता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और फेरो स्कैनिंग। रिबाउंड हैमर टेस्ट में सरफेस की जो हार्डनेस है उससे वो पता चलती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट है कि कंक्रीट हमारा कितना होमोजीनियस है और उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में पता करते हैं। फेरो स्कैनिंग में हम स्टील के रिगार्डिंग पता करते हैं कि कहीं हमारा स्टील कम तो यूज़ नहीं किया गया, स्टील का डायमीटर क्या था, स्टील की स्पेसिंग क्या है, ये सब हम टेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम वर्केबिलिटी के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। वर्केबिलिटी टेस्ट में हमारा आता है
स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टेंसी टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। सबसे पहला हमारा है स्लम्प टेस्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट है और इंडिकेट्स बिहेवियर ऑफ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो इफेक्ट है उस पे जो हमारा है वो चेक करते हैं कि कंपैक्शन कितनी है कंक्रीट की उसके साथ। एप्लीकेबल कहाँ है, जो स्लम्प की वैल्यू है 10 mm टू 210 mm, वहाँ तक ही एप्लीकेबल है। अगर 10 mm से हमारी स्लम्प की वैल्यू कम है तो हम इसको यूज़ नहीं करते, अगर 210 mm से ऊपर है तब भी हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर 10 mm से कम है तो हम वीबी ऑपरेटर्स टेस्ट यूज़ करते हैं और अगर 210 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। तो इसकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस हमें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लिया जाता है डायमेंशंस के ऊपर, कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो जो टॉप डायमीटर है कोन का वो कितना है 100 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm, हाइट है 300 mm और इसमें जो टेम्पिंग रोड होती है उसका डायमीटर 16 mm और लेंथ 600 mm। ये हमारा स्लम्प कोन है, ये टेम्पिंग रोड है। एज पर IS कोड फीलिंग शुड बी इन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हमारी फीलिंग होती है, ये हमें याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्लम्प कोन है हम कितने लेयर्स में फिल करते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 5 लेयर्स, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, तो आपको 3 लेयर पे ही टिक करना है। और जो एवरी लेयर है हम उसको 25 स्ट्रोक के साथ टेम्पिंग करेंगे, टेम्पिंग रोड के साथ, यह भी याद रखना है। रिमूवल ऑफ मोल्ड शुड बी 5 ± 2 सेकेंड्स बाय स्ट्रेट अपवार्ड। जब हम कोन को फिल कर देते हैं उसके बाद जो रिमूवल का टाइम है, हम ऐसा भी नहीं है कि उसको ऐसे झटका मार के उठा दें, उसमें भी जो हमारा स्लम्प की वैल्यूज़ हैं वो ठीक नहीं आएंगी और ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें उठाने में उसको। तो ये एक कोड ने स्पेसिफाई किया है कि जो टाइम है वो 5 ± 2 सेकेंड होता है। हम 3 सेकेंड्स में भी उसको उठा सकते हैं और 7 सेकेंड में भी उठा सकते हैं, तो हमें 5 सेकेंड्स याद रखना है। एंटायर ऑपरेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फीलिंग टू द रिमूवल वो है 180 सेकेंड्स, मीन्स 3 मिनट। 3 मिनट में हमें पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है जब कोन को फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं और जब हम उसको उठाते हैं। हायर द स्लम्प मोर विल बी वर्केबिलिटी, जितना ज़्यादा स्लम्प होगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी। इफ कंक्रीट स्लम्प्स इवनली देन इट इज कॉल्ड ट्रू स्लम्प। ये हमारे जो है ये कोड ने स्लम्प के 3 टाइप दिखाए हुए हैं। तो जो अगर हमारा इवन होता है स्लम्प कोन, जब हम उसको उठाते हैं, जो हमारा कंक्रीट है वो इवनली चारों तरफ हल्का फुल्का फैलता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू स्लम्प। और इस केस में अगर हमारा वन साइड तो कोलैप्स डाउन हो गया और वन साइड हमारा खड़ा है तो उसको बोलते हैं शीयर स्लम्प। और थर्ड केस है कोलैप्स, अगर हमारा पूरा का पूरा ही कोलैप्स हो गया कंक्रीट कोन उठाने के बाद तो उसको बोलते हैं कोलैप्स कंक्रीट। जो हमारा ट्रू स्लम्प है वो हमारा दिखाता है होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट को, कि कंक्रीट कितना ज़्यादा होमोजीनियस है। और जो हमारा शियर स्लम्प है वो दिखाता है सेग्रीगेशन, कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन है। कोलैप्स स्लम्प दिखाएगा कि वेरी हाई वाटर सीमेंट रेशो, कि पानी का जो है कंटेंट वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारा अच्छी कंक्रीट के लिए ट्रू स्लम्प होना जरूरी है। ट्रू स्लम्प की वैल्यूज़ हो सकती हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग है। ये हमने एक साइट पे टेस्ट किया था, तो ये उसका हमारा एक पिक्चर है। ये अबाउट हमारा जो स्लम्प था वो 100 mm के आसपास था। ऐसे हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। IS कोड क्या कहता है कि स्लम्प की वैल्यूज़ क्या क्या हों, IS 456 में दिया गया है। तो ये आपको पढ़ लेनी है कि जो मास कंक्रीट है उसके लिए कितनी है, और हाईली जो हमारा लाइटली रीइंफोर्समेंट जो कॉलम्स हैं, स्लैब्स हैं, बीम्स हैं, उसमें 25 to 75 mm होती है। हैवली रीइंफोर्समेंट जो सेक्शंस हैं स्लैब बीम कॉलम्स के, उसमें हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। और पम्प्ड कंक्रीट में हमारा 75 to 100 mm आ जाता है, क्योंकि पंपिंग के लिए जो कंक्रीट है वो ज़्यादा स्लम्प वाला होना चाहिए, नहीं तो लाइन हमारी जो पंप लाइन है वो चौक होती रहेगी। ट्रिमी कंक्रीट है, ट्रिमी कंक्रीट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर उससे भी हमारा, तो जो ट्रिमी कंक्रीट है तो उसमें हम यूज़ करेंगे
फ्लो टेबल टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन स्लम्प टेस्ट। ये ज़्यादा प्रिसाइज है स्लम्प टेस्ट से। यूज्ड फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी कंक्रीट, एग्जांपल रोड पेमेंट कंक्रीट यूजिंग रोड पेवर। अगर हमारा जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। ये हम लैब में भी यूज़ कर सकते हैं और साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लैब में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा हैंडी नहीं होता है, असेंबली ज़्यादा होती है। फॉर पेमेंट कंक्रीट वैल्यू ऑफ कंपैक्शन फैक्टर सुजेस्टेड बाय कोड, जो कोड सुजेस्ट करता है पेमेंट के लिए 0.75 से 0.8 हमारा जो कंपैक्शन फैक्टर है उतनी वैल्यू हमारा सुजेस्ट करता है। कंपैक्शन फैक्टर होता क्या है? वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, कि जो हमारा वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट है, पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट कौन सा होगा? हम जब स्लम्प टेस्ट करते हैं उसमें ये होते हैं हमारे अपर होपर और लोअर होपर, उसके बाद आ जाता है सिलेंडर। सबसे पहले जब हम कंक्रीट डालते हैं वो अपर होपर में डाल देते हैं और यहाँ से फ्लैप ओपन कर देते हैं। जब ये ओपन होगा तो हमारा कंक्रीट आ जाएगा लोअर होपर में और उसके तुरंत बाद हम इसका भी फ्लैप ओपन कर देंगे। उसके बाद कंक्रीट आएगा सिलेंडर के अंदर। जो इस सिलेंडर के अंदर कंक्रीट आएगा उसका हम वेट कर लेंगे, जो हमारा वेट होगा पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट का। और इसको हम अलग से सेम जो सीमेंट जो हमारा कंक्रीट सैंपल है उसके साथ जो सिलेंडर होगा उसको दोबारा फिल करेंगे 3 लेयर्स के अंदर 25 बार, जो उसकी टैंपिंग करेंगे टैंपिंग रोड्स के साथ, जो उसको हम फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलेंगे। इसका भी हम वेट कर लेंगे। मान लो इसका वेट था W1 और इसका वेट आया W2 जो फुली कॉम्पैक्टेड है, तो ये हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाएगा। ये हमारा अपरेटस है, इसके जो IS कोड के जो हमारा साइजेस दिए गए हैं कि एज पर IS कोड इसके साइजेस क्या होते हैं। अपर होपर का साइज जो टॉप डायमीटर है, बॉटम डायमीटर है वो कितना है, हाइट कितनी है, लोअर होपर का टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट, सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर कितना है, इंटरनल हाइट कितनी है। तो जो हमारा मेन है वो सिलेंडर का पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है अपर होपर एंड लोअर होपर, और लोअर होपर हैंड जो टॉप ऑफ सिलेंडर है, ये हमारा 200 है। तो ये हमें याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा कि 200 हमारा जो है गैप होता है लोअर होपर एंड अपर होपर के बीच में, जो ये गैप है वो 200 mm है। ये भी हमारा 200 mm है। जो नेक्स्ट टेस्ट है वर्केबिलिटी का वो है VB कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसके अंदर हम VB कंसिस्टोमीटर यूज करते हैं। ये हमारा VB कंसिस्टोमीटर है, यूज्ड फॉर वेरी स्टिफ नॉन स्लम्प और जीरो स्लम्प कंक्रीट। जब कंक्रीट की जो हमारी स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा है तब हम इसको यूज़ करते हैं। उस केस में हम क्या होता है, हमारा जो स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हमारा काम ही नहीं आता। लाइक जब हम पेमेंट अगर डाल रहे हैं, रोड पेमेंट या कहीं पार्किंग में हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट, तो बहुत ज़्यादा टाइट यूज़ करते हैं, तो उस केस में VB कंसिस्टोमीटर यूज़ करते हैं। VB कंसिस्टोमीटर के अंदर ये हमारा मोल्ड है, ये इसके अंदर एक फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम में हम सबसे पहले कंक्रीट डालते हैं, जैसे स्लम्प कोन के अंदर हमने कंपैक्शन करी थी वैसे ही इसके अंदर भी कंपैक्शन कर देंगे और इसको धीरे से ऊपर उठा लेंगे। फिर हम वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारा कंक्रीट होगा सिलेंडर के अंदर वो एक कोन की शेप में होगा। आफ्टर दैट जब हम वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे ये फैल जाएगा। जो उसको फैलने में हमारा टाइम लगा है वो हमारा VB टाइम होता है। जितना हमारा जल्दी कंक्रीट फैलेगा सिलेंडर के अंदर उतना ही हमारा जो वर्केबिलिटी होगी कंक्रीट की वो ज़्यादा होगी, और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा कंक्रीट को फैलने में उतनी ही वर्केबिलिटी कम होगी। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें साइजेस याद रख लेने हैं कि मोल्ड का क्या साइज़ है। 240 टू 200 mm ये मोल्ड है जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। जो फ्रस्टम का साइज़ है वो क्या है वो भी हमें याद रखना है। जो टॉप डायमीटर है वो 100 है, बॉटम डायमीटर 200 एंड हाइट 300 mm। ये हमने बता ही दिया। फ्रस्टम ऑफ कोन इज फिल्ड विद कंक्रीट कंपैक्टेड एंड देन जेंटली रिमूव्ड।
और उसके बाद वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे और स्टॉप वॉच में हम टाइम देख लेंगे। टाइम टेकन टू मेक द सरफेस लेवल इज कॉल्ड वीबी टाइम। जो हमारा टाइम होगा सरफेस को लेवल करने में वो हमारा वीबी टाइम आ जाएगा। वीबी कंसिस्टोमीटर में हमें इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा आ जाएगा कि ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ करते हैं और स्लम जो बहुत ज़्यादा हार्ड कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा जो स्टिफ कंक्रीट है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें साइजेस क्या हैं ये हमारा पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लो टेबल, जो हम वर्केबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। दिस टेस्ट डिटरमाइंस द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट by measuring the spread of concrete on a flat plate subject to jolting and drops। मान लो ये हमारी फ्लैट प्लेट है, ये जो हमारा फ्लो टेबल है वो ऐसे उठा होता है ऊपर को। जब हम इसमें कंक्रीट डालेंगे तब ये हॉरिजॉन्टल एज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। ये हमारा अपर स्टॉप होता है इसका, ये लोअर स्टॉप होता है। इसके जो बीच का गैप है वो 40 mm होता है। तो जो ड्रॉपिंग एंड जोल्टिंग क्या है, जब हम इसको यहाँ से बार बार ड्रॉप करते हैं अपर स्टॉप से लेके लोअर ड्रॉप तक, अपर स्टॉप हम फिर इसको अपर स्टॉप पे लेके आएंगे, ये ऑटोमेटिकली लोअर ड्रॉप पे आ जाएगा। फिर हम अपर स्टॉप पे लेके आएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर लोअर ड्रॉप पे आ जाएगा। तो ऐसा हम 15 बार करेंगे। और जो ये 15 बार हम ड्रॉपिंग करेंगे वो हमारी जो 1 साइकिल है, ईच साइकिल है वो 1 सेकंड से ऊपर और 3 सेकंड से कम में होना चाहिए। मीन्स जो हमारा टोटल प्रोसेस है वो 15 से लेके 45 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाई वर्केबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट है ये। और जो रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है किसके लिए, कितनी कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो 340 से लेके 620 mm तक जो फ्लो टेबल के अंदर हमारी कंसिस्टेंसी आएगी। जो फ्लो टेबल का साइज है वो है 700 बाय 700 mm। फुल हाइट ऑफ टेबल दैट इज अपर स्टॉप टू लोअर स्टॉप वो 40 mm होनी चाहिए, जैसा हमने बताया यहाँ पे। मोल्ड है इसके अंदर, मोल्ड का साइज क्या है, बेस डायमीटर 200 mm, टॉप डायमीटर 130 mm, हाइट 200 mm। ऐसे ही टेम्पिंग बार का साइज है 40 mm बाय 40 mm। इसमें ये हमें याद रखना है, जो इसमें टेम्पिंग बार होगी वो स्क्वायर टेम्पिंग बार होगी 40 mm बाय 40 mm की। अदर केसेस में हमारी जो टेम्पिंग बार थी वो राउंड थी, इसमें स्क्वायर होगी। जो लेंथ है वो 200 mm है स्क्वायर बार की, और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं राउंड बार के साथ 120 टू 150 mm और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम इसको एज ए हैंडल यूज कर सकें। साइकिल ऑफ ड्रॉप 15 नंबर्स है, 15 बार हम इसको ड्रॉप करेंगे। ईच साइकिल शुड नॉट बी लेस देन 1 सेकंड एंड शुड नॉट बी मोर देन 3 सेकंड। जो एवरी ड्रॉप है हम एक बार जो इसको फ्लो टेबल को ऊपर लेके जाएंगे, अपर स्टॉप पे लेके जाएंगे और उसको फिर ड्रॉप करेंगे, वो हमारा एक जो साइकिल है वो 1 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए और 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल प्रोसेस है वो 15 टू 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। फ्लो वैल्यू क्या आएगी, d1 प्लस d2 बाय 2। अगर ये हमारा टेबल है, इसमें हमने कंक्रीट को फ्लो कराया, मान लो ये हमारा फ्लो कर गया ऐसे, तो जो ये डिस्टेंस है ये हमारा मान लो d1 है और ये d2 है। जो मैक्सिमम हमारा फ्लो हुआ उस पोर्शन पे हम मेजर करेंगे, तो वो हमारा उसका जो मीन आएगा वो फ्लो वैल्यू होगी। इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक बार इसको गो थ्रू हो लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। हमने इस वीडियो में पढ़ा फाइननेस मॉडल्स के बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा जो हमारी वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग थी। फाइननेस मॉडल्स हमें याद रख लेना है कि फाइननेस मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे हम वर्कआउट करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ जो स्ट्रक्चर है या जो पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हैविली रिइंफोर्समेंट में कवर और जो रिइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एडमिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा,
प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स किस लिए काम आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में वर्केबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। वर्केबिलिटी के जो मेन कंसेप्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो हैं कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी, और जो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, वाटर कंटेंट कैसे अफेक्ट करता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशो कैसे अफेक्ट करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा मेन जो आ जाता है वो सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का जो रिजल्ट है, आउटपुट है हार्डन्ड कंक्रीट में, वो हनी कॉम्बिंग होता है। ब्लीडिंग के बारे में पढ़ा। लेटेंस क्या होता है, जो ये हमारा लिक्विड आ जाता है सरफेस पे, पेस्ट जो हमारा सीमेंट और वाटर का है उसको लेटेंस बोलते हैं। फिर हमने टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में, वर्केबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल एंड वीबी। स्लम्प टेस्ट में हमें जो इसकी डायमेंशंस है वो याद रख लेनी है। फ्रस्टम की डायमेंशंस क्या है, डैम्पिंग रोड की डायमेंशन क्या है, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प्स के बारे में। कई बार एग्जाम में हमें ये पर्टिकुलर इनमें से तीनों में से एक कोई भी पिक्चर दे देगा और हमें पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा स्लम्प है। ऑप्शंस में दे देगा ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प, तो हमें क्लिक करना है, हमें टिक करेक्ट आंसर पे ही करना है। ये हमारी वैल्यूज हमें याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं लाइटली रीइंफोर्समेंट और हैवीली रीइंफोर्समेंट के लिए। फिर हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। कॉम्पैक्शन फैक्टर के जो साइजेस हैं वो हमें याद रखने हैं, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है अपर एंड लोअर होपर एंड सिलेंडर के बीच का, वो याद रख लेना है। वीबी टेस्ट हमने पढ़ा, इसके जो साइजेस हैं ये हमें याद रख लेने हैं। और यूज़ किस लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ कंक्रीट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको इस जो आज हमने टॉपिक कवर करे हैं उनमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं वो कवर कर लूँगा। और अगर आपको इस जो वीडियो है उसके नोट्स चाहिए होंगे पीडीएफ में, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ में नोट्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।